हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ टीचिंग गोल्स। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। इससे पहले मैंने आपके साथ जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास डिस्कस किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो वो मैंने आपको करवाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और मैं साथ ही साथ आपको क्वेश्चन आंसर्स भी आपको करा रही हूँ जो आपके लास्ट प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, ताकि आपको थ्योरी जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। कोलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट थ्योरी यानी कि नैतिक विकास का सिद्धांत, हिंदी मीडियम वाले भी साथ साथ मैं लेकर के चलूंगी, तो आप बिल्कुल भी थोड़ा सा भी परेशान ना हो। ठीक है, तो बात कर ले अगर कोलबर्ग की, तो कोलबर्ग कौन थे? ये थे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, ये बेसिकली पियाजे से प्रभावित थे। ठीक है, पियाजे से ये बेसिकली प्रभावित थे, उनके ही काम को इन्होंने आगे बढ़ाया था। अगर बात करूं मोरल डेवलपमेंट की, तो पियाजे ने भी मोरल डेवलपमेंट के 2 स्टेज हैं उन्होंने दिए हैं। ठीक है, और अगर बात करूं कोलबर्ग की, तो कोलबर्ग ने जो है 3 लेवल दिए हैं मोरल डेवलपमेंट के। ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अब इन्होंने जो है बेसिकली मेल सैंपल पर काम किया था, इन्होंने जो है फीमेल सैंपल को इग्नोर किया था, इसलिए इनको बाद में क्रिटिसाइज भी किया गया था। ठीक है, इनकी आलोचना भी हुई थी। अगर मैं बात करूं मोरल डेवलपमेंट थ्योरी की, तो सबसे पहले हम ये देख लेते कि भाई मोरालिटी यानी कि जो नैतिकता होती है वो होती क्या है ना। सबसे पहले ये तो हमें पता होना चाहिए ना कि भाई नैतिकता क्या होती है। इट इज अ सेट ऑफ सिस्टम और सेट ऑफ आइडियाज अबाउट राइट एंड रॉन्ग। बेसिकली ये एक ऐसा गुण होता है जिससे कोई भी इंडिविजुअल सही और गलत की पहचान करता है। ठीक है, आपको मोरालिटी यहां से समझ में आई। उसके बाद अगर बात करूं तो देखो, जो कोलबर्ग थे वो जब अपने एक्सपेरिमेंट करते थे तो स्टोरीज का यूज करते थे। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को बनाने के लिए भी इन्होंने एक स्टोरी का यूज किया था। फिर उस स्टोरी को इन्होंने जो मेल सैंपल्स पर जो इन्होंने वर्क किया था, डिफरेंट जो बच्चे हैं उनसे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे, और उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों ने क्या जवाब दिए थे, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो है मोरल डेवलपमेंट के कुछ लेवल्स जो है क्रिएट किए थे। ठीक है, वो स्टोरी मैं आपको भी बताती हूँ और एंड में आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी इसके ऊपर क्या राय है। इन्होंने बताया कि एक हाइंज नाम का व्यक्ति था। ठीक है, आप इसको हिंज बोल ले, हाइंज बोल ले, कुछ भी बोल ले। एक हाइंज नाम का इंसान था, ठीक है, जिसकी जो बीवी है वो बहुत ज्यादा बीमार है, और वो जिस दवाई से ठीक हो सकती है वो दवाई सिर्फ एक ही शॉप पर या फिर आप कह लो कि एक ही मेडिकल स्टोर पर मिलती है। ठीक है, और जो मेडिकल स्टोर के पास अब हाइंज गया दवाई लेने के लिए, क्योंकि वो उसको अपनी बीवी को ठीक करना था, तो वो जब वहां पे गया तो उसको पता चला कि मेडिकल स्टोर वाले ने बोला कि भाई इस दवाई को मैं जो है 10 गुना दाम में दूंगा। ठीक है, मान लो अगर वो दवाई कितने की है, 100 रुपए की है, तो वो कितना 1000 रुपए उसका मांग रहा था। ठीक है, अब हाइंज के पास इतने पैसे नहीं थे, तो उसने कैसे भी करके अपने पास पड़ोस से, रिलेटिव से, सगे संबंधियों से पैसे इकट्ठा किए, पर फिर भी वो जो है इतने रुपए नहीं जुटा पाया। तो वो गया मेडिकल स्टोर पे, उसने कहा भाई मेरे पास पैसे हैं नहीं इतने, लेकिन उसने मना कर दिया मेडिकल स्टोर वाले ने कि नहीं भाई मैं तो यहाँ से पैसे कमाऊंगा और मैं जो है ये दवाई आपको ऐसे नहीं दूंगा। अब हाइन जो था उसको था अपनी पत्नी से बड़ा ही प्यार प्रेम। ठीक है, तो उसने क्या किया, रात को जो है दुकान को तोड़ करके उस दवाई को उसने क्या कर लिया, स्टील कर लिया, यानी कि उस दवाई को उसने चुरा लिया। ठीक है, अब ये जो स्टोरी है, जो कोलबर्ग है, इन्होंने डिफरेंट जो बच्चे हैं उनसे पूछा। ठीक है भाई, उनकी क्या राय है, तो कुछ ने कहा कि भाई उसने सही किया, अपनी बीवी को बचा लिया। कुछ बच्चों ने कहा कि नहीं उसने गलत किया, भाई रूल रेगुलेशन नाम की कोई भी चीज होती है उसको तो जेल में डाल देना चाहिए है। तो इसी के बेस पे जो कोलबर्ग है उन्होंने मोरल डेवलपमेंट के स्टेज बताए थे। ठीक है, उनके लेवल्स जो है उन्होंने बताए थे। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाइंज ने जो किया क्या वो सही किया? हाइंज ने क्या उसको दवाई चुरानी चाहिए थी या फिर उसको नहीं चुरानी चाहिए थी? आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। ठीक है, अगर बात करूं तो कोलबर्ग ने कुछ टर्म्स दिए थे। ठीक है, एक टर्म्स था मोरल डिलेमा, नैतिक दुविधा हम इसको बोलते हैं। अब ये क्या है, सही और गलत का डिसीजन लेने की प्रक्रिया है। इसी एग्जांपल से समझते हैं। हाइंज ने क्या किया, हाइंज के पास बेसिकली जब उसने मेडिकल स्टोर वाले ने बोला कि भाई मैं आपको नहीं दूंगा, तो हाइंज क्या था, एक बहुत बड़ी किस्म में था,
डिलेमा में था, एक बहुत बड़ी दुविधा में था कि भाई अगर मैंने दवाई नहीं चुराई तो मेरी बीवी मर जाएगी, और अगर मैंने दवाई चुराई तो मुझे पुलिस पकड़ लेगी और जेल में डाल देगी। तो इन दो चीजों के बीच में जो हाइंस था वो क्या था, दुविधा में था। तो इसी को ही क्या बोलते हैं, सही और गलत के बीच में डिसीजन लेने की जो प्रक्रिया है उसको ही क्या बोलते हैं, नैतिक दुविधा बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको और देती हूँ, अपने से ही बताती हूँ। मान लो मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है ना, और जो मुझे क्या दिलाएगा, जॉब दिलाएगा, गवर्नमेंट जॉब दिलाएगा। और साथ ही जिस दिन मेरा एग्जाम है उसी दिन ही मान लो कि मेरे भाई या मेरी बहन की क्या है, शादी है। ठीक है, अब मैं जो हूँ बहुत बड़ी जो कॉन्फ्लिक्ट में फंसी हुई हूँ कि क्या मैं एग्जाम दूं या फिर मैं अपने भाई या फिर बहन किसी की भी शादी है मैं उसकी शादी अटेंड करूं, क्योंकि मेरे लिए जो है एग्जाम भी जरूरी है और मेरे लिए शादी अटेंड करना भी जरूरी है। तो मैं क्या हूं, दोनों सिचुएशन में बिल्कुल फंसी हुई ना, मैं एक डिलेमा में हूं कि क्या मैं उस पेपर को चूज करूं या फिर मैं शादी को चूज करूं। ठीक है, इसी को ही क्या बोलते हैं, मोरल डिलेमा बोलते हैं। ठीक है, यहां से समझ में आया। उसके बाद आती है मोरल रीजनिंग, नैतिक तर्कना। अब उस सही और गलत में से कोई एक डिसीजन लेना। ठीक है, उस सही और गलत में से किसी एक को चुनना ही क्या बोला जाता है, मोरल रीजनिंग बोला जाता है। अब डिपेंड करता है कि आपने किस तर्क के साथ उसको चूज किया है। ठीक है, अगर मैं चूज करती हूं अपने एग्जाम को, ठीक है, तो मैं मेरे इसके पीछे क्या रीजनिंग होगी कि नहीं, शादी बाद में, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, अपना एग्जाम दूंगी, मेरे लिए नौकरी ज्यादा जरूरी है। और अगर मैं चूज करती हूँ शादी को तो मैं इसके पीछे एक रीजनिंग दे सकती हूँ कि नहीं, शादी बार बार नहीं होती है, मैं एग्जाम फिर कभी दे दूंगी। तो इसके पीछे जो है सेपरेट सेपरेट क्या है, एक रीजनिंग जुड़ी होती है, एक तर्क जुड़ा होता है। ठीक है, ऐसे ही किसने, हाइंज ने किया। हाइंज ने क्या किया, चोरी को चुना। ठीक है, क्योंकि हाइंज क्या था, उसके पीछे उसकी रीजनिंग ये थी कि नहीं, कैसे भी कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे जेल जाना पड़े, मैं जो है दवाई को चुराऊंगा और अपनी बीवी को बचा लूंगा। तो उसके पीछे हाइंज की ये क्या थी, रीजनिंग थी, ये क्या थी, तर्क था। ठीक है, तो सही और गलत में से किसी एक डिसीजन को लेना ही क्या बोला जाता है, मोरल रीजनिंग बोला जाता है। ठीक है, अब इसी के पीछे ही उन्होंने क्या किया, सब बच्चों को स्टोरी बताई कोलबर्ग ने, और सबसे उनके क्या व्यूज जाने, सब बच्चों ने अलग अलग बातें बताई। तो उसी के बेस पे कोलबर्ग ने क्या दिए हैं, 3 लेवल्स दिए हैं। ठीक है, 3 जो है स्तर दिए हैं मोरल डेवलपमेंट के। अगर मैं बात करूं लेवल्स की तो इन्होंने लेवल्स दिए हैं 3, और अगर बात करूं स्टेजेस की, चरण कितने दिए हैं, तो चरण इन्होंने दिए हैं 6। ठीक है, चरण और ये है स्तर। यहां से क्वेश्चन कई बार आता है कि भाई लेवल कितने दिए, तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कि लेवल है या फिर स्टेज है। ध्यान से सुनो, लेवल जो होते हैं वो 3 होते हैं और स्टेज कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है, अब बारी बारी से इन सारी स्टेज को हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट लेवल है आपका प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिसको हम पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर भी बोलते हैं। और जो एज इसमें आती है वो आती है 4 से 10 ईयर्स। ठीक है, क्योंकि इससे पहले तो आपकी कोई मोरल रीजनिंग होती ही नहीं है ना बच्चे के पास, क्योंकि बच्चा क्या होता है, बहुत छोटा होता है। अब इसमें क्या होता है, लेवल में मोरालिटी नहीं होती है, यानी कि नैतिकता जो होती है वो बच्चे के अंदर नहीं होती है, क्योंकि बच्चा क्या बहुत छोटा होता है, बच्चा इसमें सही और गलत की पहचान करने में सक्षम नहीं होता है। ठीक है, अब इस लेवल में भी आपके 2 स्टेजेस आते हैं। ठीक है, लेवल 2 में आपके 2 स्टेज आते हैं और लेवल 3 में भी आपके 2 स्टेज आते हैं, ऐसे आपके 6 स्टेज हो गए। ठीक है, तो लेवल 1 में आपके कौन से स्टेज आते हैं, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि आपका ओबीडियंस एंड पनिशमेंट स्टेज किस लेवल के अंदर आता है ना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। इंडिविजुअल एक्ट स्टेज किसके अंदर आता है, तो आपको ये भी अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहला आपका स्टेज है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, आज्ञा और दंड। अब इसमें क्या करता है बच्चा, इसमें जो बच्चा होता है वो रूल को इसलिए मानता है ताकि उसको पनिशमेंट ना मिले, उसको स्कोल्ड ना किया जाए। ठीक है, बच्चे के अंदर जो मोरालिटी है वो नहीं होती है। बच्चा तभी चीजों को मानता है जब उसको ये लगे कि भाई मुझे मारा जाएगा या फिर मुझे डांटा जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आपने देखा होगा कि अगर किसी के घर में मान लो गेस्ट आते हैं, तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो उनको पेरेंट्स क्या कहेंगे, नमस्ते करो इनको। ठीक है, तो बच्चा अब खुद से नहीं ऐसे इनिशिएट कर, बच्चा जो है उनको नमस्ते कर देगा, क्योंकि बच्चे के अंदर डर है कि कहीं अगर मैंने नमस्ते नहीं करी तो मेरे को बाद में क्या मारपीट ना दे, है ना। तो ये क्या होता है, ये आपका ओबीडियंस और पनिशमेंट आपकी स्टेज होती है। ठीक है, सेकेंड है आपकी इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज, सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवार्ड ओरिएंटेशन स्टेज भी इसको बोलते हैं। और इस स्टेज को इंपॉर्टेंट है, ये टिट फॉर टैट यानी कि जैसे का तैसा स्टेज भी इसको बोला जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि टिट फॉर टैट स्टेज किसको बोला जाता है, तो आपकी जो इंडिविजुअल एक्सचेंज और सेल्फ इंटरेस्ट और रिवार्ड ओरिएंटेशन है इसको बोला जाता है। ठीक है,
इसमें क्या करता है बच्चा, देखो इसका एग्जांपल ये है कि अगर दो बच्चे हैं, है ना, उनको इतना नहीं पता होता, अगर एक ने दूसरे को थप्पड़ मारा तो दूसरे क्या करे, अच्छा तूने मेरे को मारा है, तो वो उसको भी क्या एक जो है अच्छा रख देगा, ठीक है। तो इसमें बच्चा क्या करता है, एक बच्चे ने अगर दूसरे को मारा तो दूसरा भी उसे मारेगा, है ना, टिट फॉर टैट की स्टेज है, जैसे को तैसा, एक ने मारा तो दूसरा भी मारेगा। अब इसमें जो बच्चे होते हैं वो रूल को फॉलो इसलिए करते हैं, है ना, कहना इसलिए मानते हैं ताकि उनको क्या चाहिए होता है, उनको रिवार्ड चाहिए होता है इस स्टेज में। जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मेरी बेटी जो है वो छोटी है, तो अभी वो स्कूल जाने लगी है, तो जब मैं उसको होमवर्क कराती हूँ तो वो होमवर्क अच्छे से नहीं करती है, फिर मेरे से कहेगी कि मम्मा मेरे को स्टार दो। लेकिन मैं उसको क्या कहूंगी, अगर आप अच्छे से और सुंदर सुंदर अगर काम करोगे तो मैं आपको स्टार दूंगी। तो वो सिर्फ स्टार पाने के लिए अपना जो होमवर्क है वो बहुत अच्छे से करती है फिर, है ना। तो इस स्टेज के अंदर क्या आता है, बच्चे जो है रिवार्ड पाने की कोशिश करते हैं ना, प्रशंसा जो है पाने की कोशिश करते हैं। सेकेंड लेवल है आपका कन्वेंशनल स्टेज, यानी कि रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। अब इस स्टेज में क्या करता है बच्चा, सोसाइटी के अकॉर्डिंग सोचता है, यानी कि जो दूसरे हैं उनकी मानकों के हिसाब से जो बच्चा है वो चलता है, ठीक है। अब इसमें आपकी जो स्टेज है वो थर्ड और फोर्थ नंबर की स्टेज आती है, जिसमें आपकी तीसरी स्टेज है गुड बॉय और गुड गर्ल, अच्छा लड़का या अच्छा लड़की, ठीक है। ये नाम से ही आपको लग रहा होगा कि बच्चे क्या कोशिश करते हैं, सबकी गुड बुक्स में रहने की कोशिश करते हैं। जैसे आप लोग छोटी क्लास से आए हुए हो ना, तो आपने फील किया होगा कि क्या करते हैं, जैसे क्लास में जो टीचर आई और उन्होंने पूछा भाई आज कौन होमवर्क नहीं करके आया, तो कुछ एक दो बच्चे होते थे कि वो कहते मैम ये नहीं करके लाया, चाहे वो उसका दोस्त हो चाहे उसका बेस्ट फ्रेंड हो, फिर भी उसका नाम ले लेगा कि मैम ये नहीं करके आया, क्योंकि वो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि टीचर फिर उसको प्रेज करेगी कि हाँ वेरी गुड, है ना, तुमने अच्छा किया है। तो बच्चे क्या करते हैं, गुड बुक्स में रहने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। फोर्थ है आपका स्टेज लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी, ठीक है, कानून और व्यवस्था नैतिकता यहाँ पे है। इस स्टेज में बच्चे क्या करते हैं कि जो रूल और रेगुलेशन बना है ना, वो समाज के बच्चों की ये थिंकिंग होती है कि जो रूल रेगुलेशन है वो समाज के प्रॉपर सोसाइटी के प्रॉपर फंक्शन के लिए है, इसलिए इनको मानना चाहिए, बच्चे के अंदर ये फीलिंग आती है, ठीक है। तो अगर हाइंस के केस में अगर मैं बात करूं तो इस वाले स्टेज में जो बच्चे आते हैं वो क्या कहेंगे, उन्होंने क्या रिप्लाई दिया होगा कि जो हाइंज है उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है, हाइंज को चोरी नहीं करनी चाहिए थी, भले ही उसकी वाइफ डेथ कर जाए। इस स्टेज में बच्चा रूल और रेगुलेशन को मानने की कोशिश करता है, ठीक है। बच्चे को लगता है कि जो रूल और रेगुलेशन है वो उसके भले के लिए ही बने हैं, तो इस वाली जो स्टेज है उसमें बच्चा रूल और रेगुलेशन पे जो है ज्यादा बिलीव करता है। लास्ट लेवल है आपका लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता। 13+ ईयर्स के जो भी हैं वो इसके अंडर आते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकता है बच्चा जो है सेल्फ डिसीजन ले सकता है, यानी कि क्या उसके लिए सही है और क्या उसके लिए गलत है, बच्चा ये डिसाइड सेल्फ कर सकता है, ठीक है। इसमें जो बच्चे की जो मोरल रीजनिंग है वो यहाँ पे डेवलप हो जाती है। इसके अंदर कौन से आपके स्टेज आते हैं, 5 और 6 स्टेजेस के अंडर आता है। जो 5 है आपका वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, समाज अनुबंध उन्मुखता, ठीक है। अब इस स्टेज के अंदर इससे पहले जो आपका स्टेज था लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी जो थी, उसमें बच्चा रूल और रेगुलेशन को मान रहा था कि हाँ समाज के प्रॉपर फंक्शन के लिए रूल और रेगुलेशन को होना जरूरी है। लेकिन इस स्टेज में जो बच्चे आते हैं वो बच्चे कहते हैं कि ऐसे नियम जो हमारे भले के लिए नहीं है उन नियम को तोड़ देना चाहिए, उन्हें नहीं मानना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं बच्चा, इट इज बिलीव्ड दैट लॉज विच आर नॉट वेलफेयर ओरिएंटेड शुड बी चेंज्ड। भाई ऐसे नियम ऐसे कानून जिससे किसी का भला ना हो उन नियमों को तोड़ देना चाहिए, ऐसे नियम जाए भाड़ में, ठीक है। बच्चा ऐसा सोचता है। जैसे बच्चा क्या सोचेगा, भाई हिंज को जो है चोरी करनी चाहिए थी, हाइंज ने जो चोरी की वो बिल्कुल सही करी है, क्योंकि अगर वो चोरी नहीं करता तो उसकी वाइफ डेथ कर जाती, ठीक है। यहाँ पे इस स्टेज में बच्चे की जो रीजनिंग है वो ये रीजनिंग होगी। नेक्स्ट आपकी है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। ये आपका लास्ट स्टेज है और ये जो स्टेज है आपका हाईएस्ट स्टेज है, ठीक है। यहाँ तक जो है कुछ ही लोग यहाँ तक पहुंच पाते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें पीपल स्टैंड फॉर राइट एंड रॉन्ग डिस्पाइट एनीथिंग, चाहे कुछ भी हो जाए लोग जो है इसमें पर्टिकुलर इंडिविजुअल इसमें सही और गलत के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके अंडर जो है बहुत कम लोग आते हैं। कैसे जैसे आपने अभी का जो रिसेंट आपका कोरोना चला है ना, कोरोना के अंदर, ठीक है, आपके जितने भी डॉक्टर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स जो भी है, ठीक है, कोरोना के जितने भी योद्धा हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है वो सब इसके अंडर आते हैं। उनको पता है कि भाई हाँ उनको भी कोरोना हो सकता है ना, उनकी फैमिली को भी हो सकता है, स्टिल उन्होंने क्या किया, 24 घंटे उन्होंने काम किया, तो वो इसके अंदर आते हैं। दूसरा जो आपके मार्टियर्स है,
जो शहीद है, भाई देश के लिए वो शहीद हो रहे हैं ना, अपने घर परिवार को छोड़ करके, क्या वो देश के लिए शहीद हो रहे हैं? किसके लिए? आप लोगों के भले के लिए, है ना, ताकि आप लोग सेफ्टी से रहो। तो दूसरों के लिए बेसिकली इस स्टेज में जो इंडिविजुअल है वो अपनी जान पर भी खेलने की कोशिश करते हैं ना, वो अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। और यही होता है कि इनका मार्टियर्स का, है ना, जो शहीद होते हैं वो अपनी जान पर ही तो खेल जाते हैं। तो यहाँ पे ये वाली जो स्टेज है वो हाईएस्ट, और यहाँ तक बहुत कम लोग ही जा पाते हैं। तो ये आपके 3 लेवल्स है, जिसके अंदर मैंने आपकी 6 स्टेज करवाई हुई है। इन्होंने जो थ्योरी दी थी, मोरल नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया था, उसकी जो है आलोचना भी हुई थी, ठीक है, उनका जो है क्रिटिसिज्म भी हुआ था। और इनकी आलोचना किन्होंने की थी? कैरल गिलिगन नाम की एक लेडी थी, कैरल गिलिगन नाम की एक लेडी थी, जिन्होंने क्या करी थी? इनकी आलोचना की थी। क्यों करी थी? क्योंकि इनके जो सैंपल्स थे, इन्होंने वर्क किया था सिर्फ मेल सैंपल्स पे, और इनकी जो थ्योरी है वो जेंडर बाइज्ड इन्होंने बोली, क्योंकि इन्होंने जो है फीमेल सैंपल पर वर्क नहीं किया, ठीक है, फीमेल को इन्होंने इग्नोर किया है। तो कैरल गिलिगन ने कहा कि भाई जरूरी नहीं है, जैसे मेल जो सोचते हैं, मेल की जो रीजनिंग होती है, थिंकिंग जो कैपेसिटी होती है, वो जरूरी नहीं है कि फीमेल से सेम हो, उनका जो सोचने का नजरिया वो अलग हो सकता है, ठीक है। सेकेंड, इन्होंने इसकी आलोचना के लिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन, यानी कि ये सिर्फ एक कल्पना पे आधारित है, कहीं पर भी कैसा भी प्रूफ नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ एक कल्पना पे आधारित है। तो आई होप कि आज आपको ये थ्योरी अच्छे से समझ में आई होगी। आप अभी जो है कुछ क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग हम लोग देख लेते हैं, ताकि आपको जो है अच्छे से ये थ्योरी डीपली समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कोलबर्ग हैज गिवन द स्टेजेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, स्टेजेज ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, स्टेजेज ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट या फिर स्टेजेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो आप सभी को पता है कोलबर्ग ने क्या दिया है नैतिक विकास के चरण, यानी कि स्टेजेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट जो है कोलबर्ग ने दिया है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोलबर्ग। इनमें से जो कौन सा स्टेज है जो कोलबर्ग ने दिया है? लेटेंसी स्टेज दिया है, लेटेंसी स्टेज तो किसने? फ्रूइड ने दिया था ना, ठीक है, तो ये तो है नहीं। सोशल कॉन्टेक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, ठीक है, ये वाला जो है इन्होंने दिया है, ठीक है। आपका जो लेवल 3 है ना, इसके अंदर आता है लेवल 3, और स्टेज कौन सी है? ये स्टेज है आपकी 5, ठीक है। और कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज आप सभी को पता है पियाजे ने दिया है। और इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, ये क्या है? ये तो एरिक एरिक्सन के साइकोसोशल डेवलपमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोलबर्ग स्टेजेज ऑफ मोरल रीजनिंग, भाई कोलबर्ग ने जितने भी मोरल रीजनिंग के स्टेज दिए हैं उनमें से ये कहाँ पे लाइक करता है? क्या योर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ यू इफ यू आर ऑनेस्ट, तुम्हारे जो माता पिता है वो आप पर गर्व करेंगे अगर इसलिए आपको क्या रहना चाहिए? ईमानदार रहना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए। तो ये किसके अंडर आता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन के अंदर आता है? बिल्कुल नहीं इसके अंदर आता, क्योंकि इसमें तो क्या आता है? इसमें तो वो आता है ना कि कोई ऐसा रूल जो हमारे लिए सही नहीं है उसको तोड़ देना चाहिए, वो आता है इसके अंदर। तो गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन, यानी कि अच्छा बनने वाली जो उन्मुखता है वो इसमें आती है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो क्या है? इसमें सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ कोलबर्ग थ्योरी, भाई कोलबर्ग का जो पहले वाला लेवल है प्री कन्वेंशनल, इसके अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एन इंडिविजुअल टर्न व्हेन मेकिंग अ मोरल डिसीजन, ठीक है। इसमें निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा? पर्सनल नीड्स और डिजायर, इंडिविजुअल वैल्यू, फैमिली एक्सपेक्टेशन या फिर पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व। आप सभी को पता है जो प्री कन्वेंशनल है वो आपका 4 से 10 साल का होता है, तो इसमें बच्चा बहुत छोटा होता है ना, तो नीड्स और डिजायर वाली तो बात है नहीं, इंडिविजुअल वैल्यू कहाँ से आएंगे? बच्चे में छोटा बहुत है, फैमिली का एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, बल्कि आपका जो पोटेंशियल है ना पनिशमेंट वाला है ना, संभावित दंड, आपने पढ़ा था ना वो ओबीडियंस और पनिशमेंट वाला, तो ये क्या है? इसमें 4th नंबर वाला जो ऑप्शन है वो इसमें सही हो जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपको, आई होप कि अब आपको यहाँ से जो है क्लियर हो गया होगा, आपको सारी जो थ्योरी है वो समझ में आई होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आती तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।